Hello, students. Hope you all are doing good and you all must be enjoying your life also because that is the motto of our channel. And okay, let's learn simply and smartly. Mm, Today's our topic is function. तो बिफोर गोइंग टू फंक्शन आप लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एज वेल एज इक्विवेलेंस रिलेशन इनके बारे में देखा था और जाना था। और उसी के फर्दर आगे बढ़ते हैं तो अब हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन पे आते हैं जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन एक्चुअली कहते किस तरीके के रिलेशन को हैं, तो एज यूजुअल एज वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल। तो लेट्स टेक एग्जांपल। तो हेयर वी टेक set A, and that is there are three elements 1 2 3, and inside V there are four elements 2 4 6 8। ठीक है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा ये लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो आप लोग इसको निकालिएगा क्योंकि फर्दर अब हम एक कंसीडर कर रहे हैं कुछ एक रिलेशन। तो एक्चुअली रिलेशन जो होते हैं वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ही होते हैं। तो डेफिनेटली जो ये रिलेशन एक हमने कंसीडर किया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ही कोई सबसेट होगा और उसका एरो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इस रिलेशन में हमारे 1 2 1 4 2 6 एंड 3 8 ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, फर्दर एक और हम कंसीडर कर रहे हैं रिलेशन R2, इसका एरो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। एंड वन मोर इज R3, इसका एरो डायग्राम कुछ ये बनेगा। एरो डायग्राम भी हमने रिलेशन के बनाना बताए थे, आप उस रिलेशन का डोमेन और रेंज भी बता सकते हो। तो ये सारे लास्ट वीडियोज़ में आप जानते होंगे। अब हम बात कर रहे हैं तीन तरीके के जो ये रिलेशन है इनमें क्या अंतर दिख रहा है आपको। तो पहला जो रिलेशन है R1, इसमें आप नोटिस करेंगे कि ए के जितने भी एलिमेंट, ये सारे रिलेशन एक्चुअली फ्रॉम सेट ए टू बी पर ही डिफाइन है। तो इस फर्स्ट रिलेशन में ए में जितने भी एलिमेंट हैं सारे किसी भी सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ अपना ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। लेकिन जो सेट एलिमेंट वन है ये दो एलिमेंट के साथ, सेट बी के दो एलिमेंट के साथ ये ऑर्डर पेयर बना रहा है। सिमिलरली आर टू में सेट ए में एक एलिमेंट टू ऐसा है जिसका अपना कोई भी ऑर्डर्ड पेयर किसी भी एलिमेंट के साथ सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है। R3 रिलेशन पे जब आप गौर करते हैं तो सेट ए के सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा सेट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रहा है। तो कोई रिलेशन इस तरीके का हो, कोई रिलेशन अगर सेट ए से बी पर डिफाइन है और वो इस तरीके से डिफाइन है कि सेट ए के सारे एलिमेंट की अपना अपना ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए सारे एलिमेंट का, और केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2, यानी कि अब इस पूरे रिलेशन में वन केवल एक ही बार आया होगा, मतलब जो आगे एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा वो केवल एक ही जगह होगा। इस तरीके से 2 4 3 6, तो हर एलिमेंट का केवल एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो केवल एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और सारे एलिमेंट बना रहे हैं। ये दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, उस सेट के सारे एलिमेंट बना रहे हो और केवल एक बना रहे हो। तो इस तरीके का रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाता है। वन मोर एग्जांपल हम फिर से देखते हैं फर्दर। इस बार हमने एक R4 रिलेशन इस पर कंसिडर किया है। तो क्या आप हमें बता सकते हो कि जो ये रिलेशन हमारा बना है इज दिस अ फंक्शन? तो क्या आप हमें बता सकते हो कि जो ये रिलेशन हमारा है इज दिस अ फंक्शन? यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, क्योंकि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं ना वो सभी ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं और केवल एक ही है 1 4 2 4 3 4। नो मैटर कि उन सारे एलिमेंट की इमेज सेम है या एक से एक ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम है, हमें डेफिनेशन पे इधर फोकस रखना है। सेट ए के जितने एलिमेंट हो उन सब की अपनी एक यूनिक इमेज हो, दैट्स इट। तो फर्दर हम एज ए कंक्लूजन निकालते हैं कॉम्प्रहेंसिव तरीके से। तो आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें जो रिलेशन R1 और R2 हैं ये एक्चुअली फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ इमेज है सेट बी में, और इसमें सेट ए में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी एक भी इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। लेकिन जब R3 और R4 को आप देख रहे होंगे तो ये जो रिलेशन है ये आपके फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं और केवल
एक ही पॉइंट के साथ वो अपना ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। तो ये जो सेट R3 और R4 है ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब एक्चुअली अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन को इस तरीके की होती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से लिखा होता है। एक तो डेफिनेशन उन्होंने रिलेशन किया जाए एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन उन्होंने इसको दिया है। तो अगर एक नॉन एम्प्टी सेट ए है और एक बी है तो आर रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे जनरली हम रिलेशन को आर से डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एफ से डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि इसको हम एज ए फंक्शन अभी डिफाइन करेंगे तो फंक्शन को जनरली एफ से ही दिखाते हैं। तो अभी एज ए रिलेशन आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो एक रिलेशन एफ ए से बी पे हमने डिफाइन किया है। अगर वो रिलेशन कैसा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए सेट बी में एक एलिमेंट कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू एफ, यानी कि ए बी का ऑर्डर पेयर उस रिलेशन एफ में होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन बस इतना बोल रही है कि ऐसा ऑर्डर पेयर केवल और केवल एक ही होगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बी बराबर सी होगा, अगर ये रिलेशन फंक्शन होगा तो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो अभी हमने पीछे अभी डिस्कस किए हैं ना, इसमें उसी को थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से एज ए डेफिनेशन इन्होंने लिखा है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई। ठीक है, फर्दर हम मूव करते हैं। एक और डेफिनेशन फंक्शन की होती है, उसको एज ए करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। इसमें बस इतना सा कि एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, एक नॉन एम्प्टी सेट बी है। तो अब फंक्शन एफ फ्रॉम सेट, यहाँ पर हमारा कैपिटल ए होना चाहिए, इस सेट ए को डिफाइन कर रहा है। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारा होना चाहिए तो एक्चुअली कैपिटल ए यहाँ पर होना चाहिए था, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया, सेट ए। ठीक है, तो ये एक तरीके का मेथड होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, ये ध्यान रखना, ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट कर रहा हो, बी के जो भी एलिमेंट है उनके साथ एसोसिएट कर रहा हो। और किस तरीके से कर रहा हो कि एन एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि यूनिक से मतलब पहली बात तो ईच एलिमेंट यानी कि सारे एलिमेंट एसोसिएट कर रहा हो बी के साथ। दूसरी बात बी के साथ यूनिक इमेज ही बना रहा हो, यानी कि अगर वन ने टू के साथ इमेज बना ली तो फिर किसी और एलिमेंट के साथ उसके अपना ऑर्डर पेयर नहीं होगा, किसी और एलिमेंट के साथ उसका एसोसिएशन नहीं होगा। तो ये यूनिक, तो ये भी वही बात है जो अभी हम पिछले लास्ट तो इसमें एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर रहे थे, सेम उसी चीज़ को उन्होंने एज ए डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। तो इसको हम फंक्शन बोलते हैं, इस तरीके के रिलेशन को। ठीक है, अब जब फंक्शन आप समझ गए तो अब आगे कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो यही है कि जो हमारा फंक्शन है वो फ्रॉम सेट ए टू बी है, तो इसको हम जनरली एफ ए टू बी डिनोट करते हैं। अगर कोई एफ फंक्शन एफ है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, तो इसको लिखने का तरीका ये है, यानी कि कहीं भी आप ऐसा लिखा अपना टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये इतना इंडिकेट कर रहा है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब अगर इस सेट ए टू बी में कोई एक ऑर्डर पेयर ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसमें ए बी के साथ एसोसिएट हो रहा है इस फंक्शन में। ठीक है, तो अब इनको हम पढ़ते कैसे हैं, अब आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो इस तरीके के टर्म्स हम बार बार यूज़ करेंगे, या अभी भी मैंने बोलते समय कुछ एक इस्तेमाल किए, जैसे इसकी इमेज है, एक ही इमेज भी बन रही है। तो एक्चुअली जो ये बी एलिमेंट है ना, ये एक ही इमेज कहलाता है, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, एफ मतलब फंक्शन अंडर दिस फंक्शन। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं एफ इमेज ऑफ ए, यानी कि इस बी एलिमेंट को हम एफ इमेज ऑफ ए भी बोल सकते हैं, या हम आउटपुट इस्तेमाल करते हैं। इधर से हम क्या बोलते हैं, ए को क्या कहेंगे, ए इज़ द प्री इमेज ऑफ बी हम बोल सकते हैं, या इनपुट। जनरली ये मोस्ट कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, इनपुट और आउटपुट, कि हमने किसी फंक्शन में इनपुट ए पुट किया और आउटपुट हमें क्या मिला, बी मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे भी, देखेंगे। और 11th क्लास में आप लोग उस एक्चुअली ये जो वीडियो है वो 11th क्लास का ही एक रिवीजन है। तो आपने 11th क्लास में कई सारे फंक्शन पढ़े होंगे, जैसे एक फंक्शन हम एक्स स्क्वायर लेके चल रहे हैं, तो अब ये फंक्शन एक्चुअली एक्स का है। ठीक है, तो जब ये फंक्शन एक्स का है तो इसमें हमने एफ इनपुट अब पुट किया, तो इनपुट हमारा क्या पुट किया, 2। हम जब इसमें 2 पुट करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 4। ठीक है,
तो इनपुट हमने 2 पुट किया, आउटपुट हमें क्या मिला 4। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 इज़ द प्री इमेज ऑफ 4, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 इज़ द इमेज ऑफ 2। तो ये टर्म्स हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो ये टर्म आपको ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि हम फर्दर इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हाँ, डोमेन और कोडोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी है, अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी है और वही से हम सेट हम ले लिए कि एफ ए में हमारे 3 एलिमेंट हैं और बी में हमारे ये 4 एलिमेंट हैं, तो जो ए सेट कहलाता है इसको हम डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और जो सेट बी होता है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। तो डोमेन जो सेट ए होता है और जो सेट बी होता है वो कोडोमेन। ये दो चीज़ें तो बहुत आसान है। एक रेंज वर्ड भी इस्तेमाल होता है। रेंज आपने रिलेशन में भी निकाले होंगे। रेंज पिछली वीडियो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा कि रेंज उसका कैसे निकालते हैं। तो जो रेंज होता है वो एक्चुअली सेट ए के एलिमेंट जितने एलिमेंट के साथ इमेज अपनी बना रहे हैं उन एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है उसी कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। तो जो रेंज होता है वो क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जितनी भी इमेजेस बन रही हैं इधर, उनका जो कलेक्शन होता है वो रेंज कहलाता है। और जनरली यहाँ से आपने नोटिस किया होगा कि जो रेंज होता है वो रेंज इज जनरली इन जनरल जो रेंज होता है वो सबसेट ऑफ रेंज जो हमारा बनता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, सबसेट ऑफ कोडोमेन अगर हम लिखना चाहें तो बी। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मुझको थोड़ा राइट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। कई बार रेंज पूरा सेट बी भी हो सकती है अगर सारे एलिमेंट उसके उसमें आते हैं, लेकिन पूरा कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है या उससे छोटा उसी का कोई सबसेट हो सकता है। तो दैट इज करेक्ट। तो 3 टर्म है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, रेंज को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इस पर फोकस करिएगा कि इसको कहते कैसे हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में अभी आपने पीछे देखा था, अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी एफ में बिलोंग कर रहा है तो ए को हम इनपुट बोलते हैं, बी को आउटपुट बोलते हैं, या बी इमेज ऑफ ए बी कहलाता है। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये 3 टर्म है। वैसे ये जो पीपीटी है इसको बड़े कॉम्प्रहेंसिव तरीके से मैंने बनाया है। आप पढ़ेंगे भी ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इस सारे पीपीटीज़ की। अब हम एक पॉइंट पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये चीज़ अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए कि फंक्शन एक्चुअली एक रिलेशन होता है। तो आपको पिछले वीडियोस में देखे थे कि एक अगर कोई सेट ए से सेट बी रिलेट हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे। तो आप ए क्रॉस बी निकालते थे, उनके जितने सबसेट बनते थे वो रिलेशन होते थे। तो वो अगर ए में हमारे m एलिमेंट हैं और बी में हमारे n एलिमेंट हैं तो एक टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनते थे वो आपको बताता है 2 टू पावर m है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो 2 टू पावर कितना बनता था, m इंटू n। ये लास्ट वीडियोज़ में मैंने बताया था। तो कैसे निकालते हैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेना। अब इन्हीं रिलेशंस में से जो ये जितने रिलेशन बने हैं ना 2 टू पावर m है, इन्हीं में से कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जो फंक्शन भी होंगे, क्योंकि फंक्शन खुद एक रिलेशन है। तो उनमें से कितने रिलेशन फंक्शन होंगे वो आप कैसे निकालेंगे, तो वो हमारा निकलेगा m टू पावर n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब एक छोटा सा फार्मूला देखो, ये भी एक छोटा सा फार्मूला 2 टू पावर m। आपको नहीं समझ में आया कि रिलेशन कैसे निकलेगा, इसको लर्न भी कर लो। तो 2 टू पावर नंबर ऑफ सेट जो भी हैं और नंबर ऑफ सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जो हैं, उनका मल्टीप्लाई करो, 2 टू पावर करो, उतना रिलेशन बनेगा। लेकिन वो निकलता कैसे वो बहुत ज़रूरी है, वरना मैथ्स आपको बड़ी टफ लगेगी। चीज़ों की बेसिक चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। उसी तरीके से बड़ा ही छोटा सा फार्मूला n टू पावर m। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो एक्चुअली n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। उस पर पावर हम किसकी कर रहे हैं, m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। तो ये फार्मूला आपको लर्न रहेगा, लेकिन अगर ये फार्मूला निकलता कैसे है इस पर आप थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे तो हम थोड़ा फर्दर मूव करते हैं कि फार्मूला आता कैसे है।
तो क्लास 11th में आप जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर है ना, तो उसमें आपने कुछ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखा होगा। उसमें भी दो प्रिंसिपल दे रखे थे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के। तो मल्टीप्लिकेशन वाले प्रिंसिपल पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में उसको भी एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप देखिएगा और समझिएगा कि क्या लिखा है। अगर कोई दो जॉब से मतलब कोई दो काम है ए और बी, ए को करने के तरीके बी तरीके से ए को किया जा सकता है, बी को क्यू तरीके से किया जा सकता है। तो ए और बी को इन सक्सेशन मतलब पहले ए को किया फिर बी को किया, इसके टोटल नंबर ऑफ तरीके क्या होंगे, पी इंटू क्यू। ठीक है। अब ये कैसे आता है ये थ्योरम, इसको थोड़ा आप बैठ के सोचिएगा, 11th की बुक को उठाइएगा, उसमें देखिएगा, एक दो एग्जांपल लेके सोचिएगा। ठीक है। जैसे उसमें शायद बुक में कुछ इस तरीके का एग्जांपल है कि एक, अगर आपके पास 3 कलर की शर्ट हैं और 4 कलर के पैंट मान लीजिए, यानी कि 3 कलर ऑफ शर्ट्स 4 कलर्स ऑफ ट्राउजर्स, तो आप कितने कॉम्बिनेशन तरीके से आप पहन सकते हो, ऐसा कुछ है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि ये कैसे पी इंटू क्यू कैसे आ रहा है। ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो अब आप आगे निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। तो हम फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेके ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेट ए में हमने 3 एलिमेंट लिए, सेट बी में हमने 4 एलिमेंट लिए। तो आप ध्यान दीजिए, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे इसमें एक एलिमेंट ए है, तो ए कितने तरीके से अपनी इमेज बना सकता है, ए 1 के साथ भी बना सकता है, ए 2 के साथ भी बना सकता है, 3 के साथ, 4 के साथ। और ए 2 भी एक फंक्शन डिफाइन है। तो फंक्शन से मतलब अब चीज़ें, और इमेज का मतलब जैसा कि अभी पीछे टर्मिनोलॉजी में हमने बताया था, तो आप समझ रहे होंगे। तो ए 1 के साथ अपनी इमेज बना सकता है 2, 3, 4, मतलब इनमें से किसी एक के साथ 4 तरीके से बना सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4। 4 तरीके से वो एसोसिएट कर सकता है बी के एलिमेंट के साथ। सिमिलरली बी भी कितने तरीके से बना सकता है, 1, 2, 3, 4, 4 तरीके से। सी भी कितने तरीके से बना सकता है, 1, 2, 3, 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज 4 4 इन तीनों ही एलिमेंट के होंगे। अब इन सक्सेशन ये तीनों के पहले ए ने इमेज बनाई, फिर बी ने बनाई और सी ने बनाई, तो टोटल नंबर ऑफ एसोसिएशन कितने होंगे, 4 × 4 × 4। ये जो सेम कॉन्सेप्ट जो आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया है ना, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो ये कितना बन रहा है, 4⁻3। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन, और उस पर पावर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है। तो इसी को अब अगर आप इन जनरल दिखाना चाहें कि अगर ए में हमारे m एलिमेंट हैं और बी में हमारे n एलिमेंट हैं, तो एक हर एक एलिमेंट एक्चुअली n तरीके से, कितने तरीके से, A1 कितने तरीके से एसोसिएट कर सकता है बी के, कितने तरीके से इमेज बना सकता है, n तरीके से। A1 B1 के साथ हो सकती है, B2 के साथ, उसी तरीके से Bn के साथ। सिमिलरली A2 कितने तरीके से अपनी इमेज बना सकता है, n तरीके से। तो ये टोटल नंबर ऑफ आपके जो फंक्शन सेट ए से सेट बी पे बनेंगे वो क्या बनेंगे, n⁻m। ठीक है। फार्मूला बहुत छोटा सा ही है, आपको ये कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आना चाहिए, वरना ये फार्मूला कितना भी छोटा हो, मैथ्स में इतने फार्मूले हैं कि आप भूल जाओगे। ठीक है। ये छोटा सा फार्मूला भी एग्जाम के समय आप भूल जाओगे। तो कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो इस प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को आप ध्यान में रखेंगे, तो वहाँ से ही आपका निकल आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन को डोमेन टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए से बी के बने। अब आप दो चीज़ें जान गए, सेट ए से सेट बी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, 2⁻mn। और उन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में से फंक्शन कितने होंगे, तो वो होंगे n⁻m। ठीक। अब हम इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, वीडियो थोड़ा लेंदी होता जा रहा है। इसी टॉपिक पर, फंक्शन के टॉपिक पर, क्लास 11th के रिवीजन के टॉपिक पर एक फर्दर एक वीडियो छोटा सा 10 से 15 मिनट का अभी साथ में अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।